नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्री हब के डिजिटल ई प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, जो भूचाल टेस्ट सीरीज है, इसके 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं और जो ये तीसरा टेस्ट है, इसका हम लोग क्या करने वाले आज अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो हमारा राजस्थान जीके का पोर्शन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। जो आपके सब्जेक्ट के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, भूगोल और कल्चर से रिलेटिव प्रश्न आएंगे। तो अब अपन लोग एक एक प्रश्न की बारी बारी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लास्ट जो दूसरा टेस्ट था, उसके अंदर क्या था, एक करेक्शन कर लेना आप। वैसे मैंने कमेंट कर दिया था, जो चक्री नृत्य है, चक्री नृत्य किनका है, कंजर जनजाति का है, वो मैंने भूलवश बता दिया था। द्विचक्री किनका, भीलों का था, और जो चक्री नृत्य वह किनका हो जाएगा, वह कंजर जनजाति का है। तो अब देखिए, जो आज की क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है, जो भूगोल विषय से रिलेटिव है, तो इसमें प्रश्न आपको दे रखा है जैसलमेर जिले का। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, यानी कि जैसलमेर जो जिला है उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के, राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर है, यह फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 11.22%, 13.22, 12.31 और 15.31। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 11.22%, या फिर पॉइंट के बाद में एक एक संख्या बोली जाती है। तो 11.22% क्या है, जैसलमेर राजस्थान की कुल क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब जैसलमेर के बारे में 3-4 चीजें। जैसलमेर राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा क्या जिला है, और राजस्थान है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल 10.41% पर क्या फैला हुआ है। और जो भारत है, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है, जो राजस्थान की कुल प्रतिशत है, कुल 100% के 11.22% पर फैला हुआ है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ये भी आपका भूगोल के अंदर जो स्टार्ट वाला टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उससे है कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरणीय तथा सामाजिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह ऐसा कौन सा जिला है। तो आपको इसके अंदर क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा जिला जिसकी भौगोलिक, सामाजिक और पर्यावरणीय और सामाजिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ में मिलती है। तो इसके अंदर क्या, आपको एग्जामिनर ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसकी ये थोड़ी सी लैंग्वेज बना दी है। आपको मैं बता दूं, राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं, दो क्या बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। जैसे देखिए, इसका एक रफली मैप, राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं, 2 राज्यों में। मैं पुराना हिसाब बता रहा हूँ, नया नहीं बता रहा हूँ। एक हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जो जिला है ये क्या बनाता है, एक तो पंजाब के साथ में भी सीमा बना रहा है, और एक किसके साथ बना रहा है, हरियाणा के साथ में। एक बना रहा है इधर ये भरतपुर, भरतपुर किसके साथ में बनाता है, एक तो हरियाणा के साथ में बनाता है, और एक यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। एक इधर पड़ता है हमारा धौलपुर जिला, जो पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, वर्तमान में दुद्दू है। तो धौलपुर नामक जो जिला है, ये क्या बनाता था, ये एक तो बनाता है यूपी के साथ में सीमा, और एक इसके साथ में बनाता है एमपी के साथ में सीमा। और एक जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा नामक जिला, ये एक तो बनाता है एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में सीमा, और एक इसके साथ में बनाता है गुजरात के साथ में सीमा। तो ऐसे राजस्थान के 4 जिले हैं, एक तो है हनुमानगढ़, एक है भरतपुर, एक है धौलपुर, और एक कौन सा जिला है, बांसवाड़ा है। तो ये 4 जिले क्या करते हैं, 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जिसकी सीमा मिलती है वह कौन सा जिला है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में कौन सा जिला सीमा बनाता है, धौलपुर जिला सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, धौलपुर जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 56 का मैदान। ये भी भूगोल से, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उससे ये प्रश्न है। राजस्थान जो 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है। अब देखिए, 56 का मैदान है, ये आपको मैं आंसर बता देता हूं पहले, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से रिलेटिव है। अब इसकी सारी रामलीला सुनिए। तो 56 का मैदान है, 56 का मैदान याद रखना, राजस्थान की एक नदी बहती है राजस्थान में, जिसका नाम है माही नदी। माही नदी का उद्गम होता है मेहंद झील, धार जिला, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है, यहां से निकलती है। उसके बाद में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हुई आगे कहां पर चली जाती है, कच्छ की खाड़ी, जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात के अंदर, वहां पर चली जाती है। ये माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो क्या होती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू कार की आकृति बनाती है, और दक्षिण के अंदर शुरू होती है और दक्षिण के अंदर ही समाप्त हो जाती है। तो इस नदी के किनारे क्या 3 प्रकार की आकृतियां बनती है। एक तो बनता है काठल का मैदान, एक बनता है 56 का मैदान, और एक बनता है वागड़ प्रदेश। काठल का मैदान किसको बोलते हैं, काठल का मैदान बोला जाता है प्रतापगढ़ के किनारे, प्रतापगढ़ जिले के अंदर माही नदी के किनारे या फिर तटवर्ती भाग क्या कहलाता है, काठल का मैदान कहलाता है। एक है 56 का मैदान, 56 का मैदान बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ जिला है इसके अंदर माही नदी के पास में जो 56 गांवों का समूह या फिर 56 नदी नालों का समूह है, वह क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। अब याद रखना,
56 का मैदान तो कहां पर हो जाएगा, 56 का मैदान तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि जो 56 की पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां कहां पर हो जाएगी, वो बाड़मेर के अंदर हो जाएगी। फिर आपसे पूछे कि वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश याद रखना, वागड़ प्रदेश है उसका संबंध किससे है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर नामक जो जिला है इन दोनों से क्या हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा। तो 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों के अंदर विस्तृत है, तो यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में इसका संबंध है। 56 का मैदान पूछिए तो ये, और 56 की पहाड़ियां पूछिए तो कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भूगोल से रिलेटिव है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि चारों ओर से उदयपुर, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। ये आपको क्या टर्मोलॉजी पूछी गई, शब्दावली है, जैसे भाकर है, गिरवा है, बोराट है, बागड़ है। तो इसके अंदर जो उदयपुर के चारों ओर जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए ये क्या शहर है, उदयपुर शहर है, ये उदयपुर शहर है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से ये पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से ये। अब देखिए उदयपुर शहर के चारों तरफ जो अर्धचंद्राकार या फिर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है वह क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है। उदयपुर के चारों तरफ अर्धचंद्राकार या फिर तस्तरा नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है। और मैंने आपको बताया था भाकर, भाकर क्या होता है, पूर्वी सिरोही के अंदर, पूर्वी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है। और बोराट का पठार मैंने आपको बताया था, बोराट का पठार है राजस्थान के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर फैला हुआ है। और जो भोमट का पठार है वह गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य जो फैला हुआ पठार है वो क्या कहलाता है, भोमट का पठार कहलाता है। ऊपरमाल का पठार कहां पर है, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है उसके बीच में जो फैला हुआ पठार है वह क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार। और मेसा का पठार है वो कहां पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वो कौन सा होता है, उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1362 मीटर है, जो कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, गिरवा। उदयपुर के चारों तरफ फैली हुई जो अर्धचंद्राकार या फिर तस्तरी नुमा पहाड़ियां गिरवा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, थोड़ा इसके अंदर क्या नहीं शब्द दे दिया। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है। अब याद रखना इसके अंदर क्या दे दिया, लगभग एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट होता है वो नहीं पढ़ता है, जल्दबाजी के अंदर क्या होता है, मावठ से लाभान्वित फसल कौन सी होती है, तो इसके अंदर क्या कर देता है, गेहूं कर देता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है, नहीं है। तो अब आपको पता होगा, अगर आप लोग नॉर्मल कृषि फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है सर्दी ऋतु के अंदर कौन सी फसल होती है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर कौन सी होती है। तो सर्दी ऋतु में आपको पता है एक तो गेहूं की फसल है, ये होती है, एक चना की होती है और एक कौन सी होती है, सरसों की। लेकिन वर्तमान में अब आपको पता है किसकी हो रही है, कपास की या फिर नरमा की, ठीक है। तो अब याद रखना राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं है, तो मावठ से लाभान्वित फसल कौन सी नहीं हो जाएगी, कपास नहीं होगी। अब मावठ क्या है, मावठ की उत्पत्ति कहां पर होती है, मावठ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से पश्चिमी जो विक्षोभ है इनके द्वारा जो अपने उत्तर पश्चिम भारत या फिर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है वह क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है। और मावठ सबसे ज्यादा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स या फिर सुनहरी बूंदे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मावठ कौन सी फसल के लिए लाभान्वित नहीं है, वह कपास के लिए लाभान्वित नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। तो इसके अंदर कौन सा पूछा गया आपको, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है। और उसके अंदर जो डूंगरपुर नामक जिला है ये कौन से प्रदेश में आता है, तो इसके अंदर कितने प्रदेश है, 4 प्रदेश है। अब कोपेन क्या था, ये कोपेन इसका राजस्थान के अंदर 4 जगहों से संबंध है, 4 इसने चीज बताई थी, BWHW, BSSW, CWG और AW। ये क्या करता था, WW करता था, और WW करता था मतलब ये जो WW करता था तो यानी कि ये जो जैसे आप लोग देखते हो पशुओं की जो दवाइयां होती है तो इस प्रकार की होती है, तो BWHW, BSSW। तो ये जो राजस्थान का ये रफली मैप है इसके अंदर जो BWHW है ये पश्चिमी राजस्थान से, BSSW ये भी पश्चिमी राजस्थान के, और CWG है ये लगभग पूर्वी राजस्थान और आधा दक्षिणी राजस्थान आ जाता है, और AW है ये कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके अंदर याद रखिएगा जो डूंगरपुर जिला है वह कौन से प्रदेश के अंदर आता है, जो डूंगरपुर जिला है वह AW प्रदेश के अंदर आता है, तो AW प्रदेश में आ जाएगा जो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है भूगोल के अंदर राजस्थान की मृदा या फिर राजस्थान की मिट्टियों के टॉपिक से। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसके अंदर देखिए
आपको पता है जो 1975 के अंदर अमेरिका की एक संस्था थी, उसने क्या किया था, मिट्टियों का वर्गीकरण किया था। उसके अंदर राजस्थान के अंदर जो मिट्टियां पाई जाती है, इसमें देखिए राजस्थान के अंदर इसने वर्गीकरण किया था। राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, वर्गीकरण के जो वैज्ञानिक वर्गीकरण उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें एक तो है एंटीसोल, एक है एरिडीसोल, एक है इंसेप्टिसोल, एक है एल्फीसोल और एक कौन सी है, वर्टिसोल है। तो उसके अंदर जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विस्तृत मिट्टी है वह कौन सी है, तो आपको पता है राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वह कौन सा है, थार का मरुस्थल या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान के 61.11% पर फैला हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% निवास करता है और राजस्थान में वह 12 जिलों के अंदर विस्तृत है। तो इसके अंदर जो एंटीसोल और एरिडीसोल है वह मिट्टियां पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, क्षेत्र घेरती है। तो इसलिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है वह कौन सा अपना ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर एरिडीसोल एवं इंसेप्टिसोल, सॉरी एरिडीसोल एवं एंटीसोल मृदे हैं, ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। तो एरिडीसोल एल्फीसोल नहीं होगा, इंसेप्टिसोल नहीं होगा, वर्टिसोल और एल्फीसोल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीसोल एरिडीसोल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी राजस्थान भूगोल से है। तो इसके अंदर देखिए राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। तो यानी कि नदियों के अंदर ये आपको सीधा ऊपर से लाइटली टॉपिक है, तो इसके अंदर सीधा से आपका क्या पूछा गया है, एक पहाड़ी दे दी है, एक नदी दे दी है, उसका उद्गम स्थान पूछा है। तो राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ऐसी कौन सी नदी है, बनास नदी है। अब बनास नदी के बारे में देखिए इसकी क्या रामलीला है। तो बनास नदी को क्या कहा जाता है, बनास नदी को वन की आसा नदी कहा जाता है। राजस्थान में तीन ऐसी नदियां जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों से बहती है और 6 जिलों से। कौन कौन सी नदी, एक तो चंबल नदी है, एक बनास नदी है, एक लूनी नदी है। तो बनास नदी है राजस्थान के अंदर 6 जिलों से बहती है, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। और बनास नदी की कुल लंबाई मानी जाती है 480 किलोमीटर। कई किताबों में 512 किलोमीटर भी लिख रखा है, लेकिन 480 आपको मेनली मानना है। अब याद रखना पूर्णतः ये नदी क्या होती है, राजस्थान से ये निकलती है और राजस्थान के अंदर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ये किसकी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाती है, बनास नदी कहलाती है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाती है, वह चंबल नदी कहलाती है। याद रखना माइनर सा फर्क है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बनास नदी हो जाएगी। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर हो जाएगी। और पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, कांतली नदी हो जाएगी। तो अब ये याद रखना बनास नदी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित है। ये क्या है, 2 चट्टानें हैं। सिरोही जिले में ऐसी कौन सी झील है जिस झील के अंदर 2 ऐसी चट्टानें स्थित है, जिसको बोलते हैं तो टोड रॉक, एक क्या बोला जाता है, नन रॉक बोला जाता है। तो ऐसी कौन सी झील है, तो वो आप लोग याद रखना। राजस्थान के अंदर जितनी भी ऊंचाई पर स्थित चीजें हैं वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है, सिरोही के अंदर है। ये क्लासरूम के अंदर बहुत बारी बता रखा है। जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर अर्बुदा माता का, वो कहां पर स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, उड़िया का पठार, वो भी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील वो कौन सी है, नक्की झील है, वो भी कहां पर स्थित है, इस सिरोही जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा ठंडा स्थान या फिर सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा, माउंट आबू, वो भी कहां पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो नक्की झील है इसके अंदर कौन सी चट्टानें स्थित है, टोड रॉक और नन रॉक चट्टानें स्थित हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रखना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास से आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। अब याद रखना नहीं था, ये आपको शब्द पढ़ना है। लगभग क्या होता है, गलती इसी के अंदर हो जाती है, अपन लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर नहीं पढ़ते हैं। तो आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, तो इसके अंदर कौन सा नहीं था और कौन से थे, तो जो बेराट है, बेराट तो अपने आप में क्या सभ्यता है जो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। तो इसलिए याद रखना ताम्रवती नगरी किसको बोला जाता था, आहड़ को बोला जाता था। आघाटपुर भी आहड़ को बोला जाता था और धुलकोट भी किसे बोला जाता था, आहड़ को बोलते थे। लेकिन बेराट नाम है वो आहड़ का नहीं था, इसलिए आहड़ का प्राचीन नाम कौन सा नहीं हो जाएगा, बेराट इसका प्राचीन नाम नहीं हो जाएगा। तो आहड़ नामक सभ्यता ये कहां पर है, ये आहड़ नामक स्थान है, उदयपुर के अंदर ये सभ्यता पाई जाती है। ये आयड़ नदी या फिर बेड़स नदी के ये क्या है, किनारे स्थित कौन सी सभ्यता हो जाएगी, आहड़ सभ्यता हो जाएगी। तो इसका सही आंसर चौथा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां प्राप्त हुए। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, तो वह सभ्यता हुआ बेराट सभ्यता।
विराट सभ्यता से राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के क्या हुए, हमें प्रमाण प्राप्त हुए। अब याद रखना जो विराट सभ्यता है, विराट सभ्यता है कहां पर, जयपुर के अंदर है। और इस विराट सभ्यता के अंदर क्या हुआ, जो इसका उत्खनन का कार्य है वह 3 पहाड़ियों पर हुआ था। एक का नाम था बीचक पहाड़ी, एक का नाम था गणेशी पहाड़ी और एक का नाम था भीमडूंगरी पहाड़ी। और इसके अंदर क्या हुआ, एक बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ था 1837 के अंदर कैप्टन ब्रुक को। और इसी के अंदर है विराट सभ्यता के अंदर महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं और इसी के किनारे जो महात्मा बुद्ध है उनकी क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। इसलिए बौद्ध कालीन जो संस्कृति के अवशेष है वो कहां पर मिलते हैं, विराट के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पर गुप्त काल के भी, मौर्य काल के भी यहाँ पर क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। तो याद रखना महात्मा बुद्ध के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, विराट नामक स्थान से प्राप्त हुए। और ये विराट कहां पर पड़ता है, जयपुर के अंदर पड़ता है। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति अवशेष प्राप्त होने वाला स्थान हो जाएगा विराट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इतिहास से है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। यानी कि ऐसा कौन सा सरदार था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद में उनका राजमुकुट धारण किया था और उसके बाद में युद्ध को कंटिन्यू क्या किया था, जारी रखा था। तो ऐसा कौन सा सरदार था, तो उसका नाम था झाला अज्जा। याद रखना, झाला अज्जा ने तो क्या किया था, खानवा के युद्ध के अंदर जो राणा सांगा था उनका मुकुट धारण किया था जब ये घायल हो गए थे। और एक आगे आप लोग पढ़ोगे झाला बन्ना जब हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो उनका जो राज मुकुट था वो किसने धारण किया था, झाला बन्ना ने किया था। अब राणा सांगा के बारे में 2-3 मिनट के बारे में इनकी सारी कथा बता देता हूँ। जो राणा सांगा क्या था, ये एक फाइटरमैन था, ठीक है, ये लड़ाकू शासक था। इसने जो इसका अधिकांश जीवन है वो कहां पर बीता था, युद्धों के अंदर बीता था। इसने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के युद्ध किए थे। ये 80 घाव लेकर अपने शरीर के ऊपर क्या था, लड़ता था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सैनिक भग्नावेश बोला जाता है, जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इसको एक अंक का भी क्या बोला जाता है, शासक, एक अंक का शासक बोला जाता है। एक याद रखना, इसको हिंदू पथ बोला जाता है। हिंदू सरतान जब भी आपसे पूछे तो वो तो बोला जाता है महाराणा कुंभा को, लेकिन जब भी आपसे पूछे हिंदू पथ के नाम से किसे जाना जाता है तो वो किसे जाना जाता है, राणा सांगा को जाना जाता है। राणा सांगा का जो अधिकांश जीवन है वो युद्धों के अंदर बीता था। इसने जो महलों का जो सुख चैन की जिंदगी है इसको छोड़कर जो अपना अधिकांश जीवन है वो युद्ध भूमि के अंदर बिताया था। इसने अपनी रानियों के लिए अपना जो टाइम है वो नहीं दिया था। इसने लगभग इसका जीवन है जो खातुली का युद्ध इसने किया था, बाड़ी का युद्ध किया था, इसने खानवा का युद्ध किया था, इसने जो बयाना की झड़प है वो भी इसके काल में हुई थी। तो ये राणा सांगा मेवाड़ का क्या था, शासक था, और इसने जो खानवा की युद्ध हो गया। तो इसके अंदर ध्यान रखना, जो झाला अज्जा है इसने राजमुकुट धारण किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा नहीं हो जाएगा। तो अब याद रखना, आज ही क्लास में करवाया था, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, 2 व्यापारियों ने करवाया था। भैंसा नामक व्यापारी था और एक रोड़ा नामक व्यापारी था। तो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा नहीं है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये नहीं है। इसके अंदर मान लीजिए आपको चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन नहीं आ रही, अगर आपको एक भी ऑप्शन आ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या आपको ऑप्शन काट कर करना है। आपको ये तो पता ही है भाई, चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ अलग से स्थान है इसका। तो इस भैंसरोडगढ़ के अंदर जो दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण करवाया था 2 व्यापारियों ने, तो इसलिए महाराणा कुंभा ने। हालांकि राजस्थान के अंदर जो स्थापत्य कला इसका जनक कौन कहलाता है, महाराणा कुंभा कहलाता है। कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और महाराणा कुंभा ने बहुत सारे दुर्ग बनाए थे, जिसके अंदर मचान दुर्ग भी शामिल था, भोमर दुर्ग भी शामिल था और बसंती दुर्ग भी शामिल था। लेकिन भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये शामिल नहीं था, ये 2 व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा द्वारा ये निर्मित नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट देखिए, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं मंडली की भरमार थी। तो ये याद रखिएगा, जो 22वीं मंडली की जो या फिर 22 विद्वानों की एक मंडली रहती तो वह किस राजा के दरबार में रहती थी, वह रहती थी सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। वह कौन सा हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह नाम का शासक है। ये सवाई प्रताप सिंह अपने दरबार के अंदर 22 विद्वानों की क्या रखता था, एक मंडली रखता था। और इसको क्या बोला जाता है, इसको 22 विद्वानों की मंडली या फिर 22 धुनों की मंडली भी कहा जाता है। तो ये शासक कौन हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह ये वही शासक है जिसके काल के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, जयपुर रियासत के अंदर सबसे ज्यादा मराठों का आक्रमण होता है, जिसके अंदर तुंगा का युद्ध आप लोग पढ़ते हो, पाटन का युद्ध आप लोग पढ़ते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे युद्ध भी होते। मराठों का सबसे ज्यादा जो आक्रमण है या फिर सबसे ज्यादा जो प्रवेश किया था वो जयपुर रियासत के अंदर सवाई प्रताप सिंह के काल में था। और इसी सवाई प्रताप सिंह ने क्या करवाया था, जो हवा महल है उसका पूर्ण निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण इसने करवाया था और जल महल का पूर्ण निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के नजदीक
वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। तो याद रखना, जोधपुर के निकट ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण है वह 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा करवाया गया था। तो ऐसा स्थान कौन सा हो जाएगा? ओसिया हो जाएगा। ओसिया जोधपुर में पड़ता है। नाकोड़ा आपको पता है बाड़मेर में, जालोर के अंदर है, फालना पाली के अंदर है। तो ओसिया के नजदीक हो जाएगा ये ओसिया। आपको पता है गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश ने मंडोर, ओसिया, जोधपुर क्षेत्र के अंदर इसने शासन किया था। तो इसने ओसिया और मंडोर इस वाले क्षेत्र के अंदर हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है राजकुमार अजीत सिंह। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस का सर्वाधिक योगदान रहा था? राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था? तो वो याद रखना, अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वह किसका रहता है? दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास राठौड़ के बारे में दो चार बातें देखिए। अजीत सिंह क्या था? ये इसको औरंगजेब के द्वारा, जब इसका पिता था जसवंत सिंह सेकंड, तो इसकी क्या हो जाती है? जसवंत सिंह सेकंड था, इसकी क्या हो जाती है? इधर काबुल के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसकी दो रानियां थी, उस एक रानी से इसका अजीत सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद में औरंगजेब है वह इनको बेला फुसला कर किधर बुला लेता है? इधर दिल्ली के अंदर बुला लेता है। और दिल्ली के अंदर बुलाने के बाद में किसको किडनैप कर लेता है? इस अजीत सिंह को आपने, जो दिल्ली के अंदर एक उसका एक महल था उसके अंदर अजीत सिंह को रख लेता है और रखने के बाद में वहीं पर इसको रखता है। और ये मारवाड़ के अंदर इसको क्या कर देता है? खालसा भूमि घोषित कर देता है और प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन वहां पर स्थापित कर देता है। इस बात का पता जब दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ के सरदारों को लगा था, तो उसके बाद में क्या होता है, जो ये एक योजना बनाते हैं और योजना बनाते हैं, इसके अंदर सहायता कौन करती है? दुर्गादास राठौड़ की सहायता करती है गोरादाई। याद रखना, दो महिलाएं राजस्थान इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है, एक तो नाम है गोरादाई, एक का नाम है पन्नादाई। पन्नादाई पूछे तो वो इसका संबंध किससे हो जाएगा? मेवाड़ से, जिसने महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। और एक कौन सी हो जाएगी? गोरादाई। गोरादाई ने दुर्गादास राठौड़ के साथ में मिलकर और मुकुंदास खिंची के साथ में मिलकर कालबेलिया बेस धारण करके कहां पर गए थे? ये दिल्ली के अंदर गए थे। और कालबेलिया बेस धारण करने के बाद में वहां पर एक दो नाटक वगैरह किए थे। और उसके बाद में अजीत सिंह को क्या होते हैं, वह चुराकर वहां से लेकर आते हैं और इधर मेवाड़ के अंदर, क्योंकि मारवाड़ में तो ये इनका शासन चल रहा था, मेवाड़ के अंदर शासक था जिसका नाम था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के पास में शरण लेते हैं और दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं? वे फिर केलवा की जागीर देते हैं। और केलवा की जागीर के अंदर अजीत सिंह का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। जब ये वेशक हो जाते हैं तो वेशक होने के बाद में वापिस क्या करते हैं? ये मारवाड़ पर अटैक करते हैं और उसका क्या बन जाते हैं? अजीत सिंह को शासक बना देते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ को याद रखना, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का चाणक्य, या फिर मारवाड़ का अणबिंदिया बिती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का चाणक्य, या फिर इसको मारवाड़ का यूलिसेस, ये सारी की सारी जो उपनाम है ये किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ का राजस्थान में एक स्थान है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, वहां पर इनका स्मारक बना हुआ है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो कहां पर बनी है? क्षिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है, उज्जैन के अंदर क्षिप्रा नदी के किनारे बनी है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विख्यात स्मारक। कौन सी विख्यात स्मारक? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना, कौन सा एक इमारत है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन इससे पहले अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, इससे पहले क्या थी? इसकी एक कहानी थी। तो इसकी कहानी क्या थी? विग्रहराज चतुर्थ था। इसने क्या करवाया था? यहाँ पर एक पाठशाला का निर्माण करवा रखा था जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला। इस संस्कृत पाठशाला होते हैं, इस संस्कृत पाठशाला के अंदर क्या होता है? यहाँ पर एक हरिकेली नाटक है जिसके अंदर भगवान शिव और अर्जुन का जो एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का इसके अंदर वर्णन किया गया। संस्कृत भाषा के अंदर क्या लिखा गया? लेख लिखे गए। इसको क्या करता है? दिल्ली के अंदर आपको पता है सल्तनत टाइम के अंदर 5 वंश आए थे। ऐबक वंश आया था, उसके बाद में खिलजी वंश आया था, इसके लिए 4-5 वंश आए थे, लोधी वंश आया था। तो उसके अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है राजस्थान के अंदर, इस अजमेर के अंदर, और जो संस्कृत पाठशाला इसको तुड़वाता है और तुड़वाने के बाद में वहां पर किसकी कौन सी इमारत बनाता है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाता है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाता है और ये राजस्थान की क्या कहलाती है? जो प्रथम मस्जिद कहलाती है। और इसके अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, इसके किनारे कौन से पीर का उर्स लगता है? पंजाब से पीर का उर्स लगता है। और ये राजस्थान की क्या कहलाती है? प्रथम मस्जिद कहलाती है, जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, या फिर इसको पहले किस नाम से जानते थे? संस्कृत पाठशाला के नाम से जानते थे, जिसके ऊपर एक प्रसिद्ध नाटक था हरिकेली नाटक, उसका क्या हो रखा था? चित्रण हो रखा था। तो इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 1800, इतिहास से रिलेटिव है, ये 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों
वह जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला शासक है या फिर व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के टाइम में राजस्थान में 6 सैन्य छावनियां थी, अलग अलग जगह पर विद्रोह होता है राजस्थान के अंदर, एजीजी अलग था, पीए अलग था, वो अलग से डिटेल से टॉपिक पढ़ा जाता है। लेकिन याद रखना 1857 की क्रांति के टाइम में अंग्रेजों और साथ में जोधपुर की सेना को जो पराजित करने वाला जो व्यक्ति था वह कौन थे? आहुआ के ठाकुर थे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी ने क्या किया था? अंग्रेजों को और जोधपुर की सेना को पराजित किया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी की जो आराध्य देवी या फिर कुल देवी है कौन सी? सुगाली माता। सुगाली माता को कहा जाता है 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी, और ये माता 10 सिर व 54 हाथ के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और याद रखना आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी ने 2 युद्ध किए थे। एक युद्ध किया था बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध किया था, बिथोड़ा या फिर बिथुड़ा का युद्ध, ये होता है 8 सितंबर 1857 के अंदर पाली जिले के अंदर होता है, जिसके अंदर एक तरफ होते हैं कुशाल सिंह चंपावत जी, इनके साथ में इनके सहयोगी क्रांतिकारी थे। वर्सेस में कौन थी? मारवाड़ की सेना, और मारवाड़ की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह उनाड़ सिंह परमार था, और साथ में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हितकोट। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी वह विजयी होते हैं और जो जोधपुर की सेना और अंग्रेज वह पराजित होते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है? जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यह सख्त आदेश देता है राजस्थान के एजीजी जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को आदेश देने के बाद में फिर ये दोबारा क्या करते हैं? कुशाल सिंह चंपावत जी के ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर क्या होती है? जोधपुर की सेना आती है और साथ में अंग्रेजों की सेना आती है। अंग्रेजों की सेना लेकर आता है जो पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था वो लेकर आता है, और जोधपुर की सेना है वो भी आती है, और जोधपुर की सेना उसके साथ में मैकमोसन आता है, वो उसका क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। और एक युद्ध होता है जिसे आप लोग जानते हैं चेलावास का युद्ध, और चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 के अंदर। बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 के। इसके अंदर आप 10 दिन जोड़ दीजिए, 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। इसे बोलते हैं गोरे काले का युद्ध। गोरे काले का युद्ध भी किसे बोला जाता है? चेलावास युद्ध को बोला जाता है। इस युद्ध के अंदर भी कौन विजेता हुए थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी। इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि जो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था जिसका क्या नाम था? मैकमोसन, मैकमोसन की गर्दन काट दी जाती है, और गर्दन काटने के बाद में क्या होता है? इसको आहुआ के किले के ऊपर लटकाया जाता है। और उस टाइम में क्या थे? इस आहुआ के किले पर लटकाने के बाद में आहुआ क्षेत्र के क्या थे? स्थानीय कुछ हनी सिंह थे, यो तो उन्होंने एक सॉन्ग निकाला था, एक सॉन्ग निकाला थी कि ढोल बाजे बांकियो मैकमोसन को सिर काट कर टांकियो। तो इस प्रकार का जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी इन्होंने क्या किया था? जोधपुर की संयुक्त सेना और अंग्रेजों का क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न आपका राजस्थान कल्चर से, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? अब ध्यान रखना ऐसा कौन सा नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसके अंदर ध्यान रखना कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा? चरी नृत्य। चरी नृत्य ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र में कौन से नृत्य होते हैं? चंग नृत्य होता है, डप नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, गिद्दड़ नृत्य होता है। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी के प्रसिद्ध है। और ये कौन से है? पुरुष प्रधान नृत्य है। गैर नृत्य किनका है? गैर नृत्य भीलों का प्रसिद्ध हो जाएगा। और जो चरी नृत्य है, चरी नृत्य आपसे पूछ ले कहां पर आयोजित होता है? तो चरी नृत्य याद रखिएगा किशनगढ़ अजमेर में आयोजित होता है। आपसे पूछ ले, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था उसने कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता है किशनगढ़ अजमेर तो सभी को पता है, किशनगढ़ अजमेर में चरी नृत्य किया जाता है, गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य कहलाता है। उसने पूछ लिया था नेशनल हाईवे से जोड़कर कि चरी नृत्य है राजस्थान की किस नेशनल हाईवे पर किया जाता है? तो उसका सही आंसर कौन सा है? NH 8 या फिर NH 48 पर कौन सा नृत्य का आयोजन होता है? चरी नृत्य का आयोजन होता है, जो कौन सी महिलाओं का प्रधान नृत्य है। इसके अंदर गुर्जर समाज का ये क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है, जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध हो जाएगा चरी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है कल्चर के अंदर, यहाँ से प्रश्न है मोरचंग है। मोरचंग क्या है? मोरचंग क्या एक नृत्य है, क्या एक हस्तकला है, क्या एक गायन शैली है, या फिर एक वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वाद्य यंत्र है। मोरचंग ये क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। अब याद रखना इस 4 बातें आपको बता रहा हूं। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? टामक। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। इसी का उपनाम बोलते हैं ज्यूप हार्प। ज्यूप हार्प भी किससे बोला जाता है? मोरचंग को, जो राजस्थान का क्या कहलाता है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? रावण हत्था हो जाएगा। आपसे पूछ ले भारत का सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र वह कौन सा हो जाएगा? डमरू हो जाएगा। तो अब याद रखिएगा राजस्थान का जो सबसे छोटा वाद्य यंत्र वह कौन सा है? वह मोरचंग हो जाएगा, जिसे ज्यूप हार्प भी बोलते हैं। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? अलगोजा हो जाएगा। तो 2 बांसुरी होती है, इनको मुंह में रखकर फूंक मारकर बजाया जाता है। अलगोजा ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, लेकिन मोरचंग क्या है? राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है जो सबसे छोटा वाद्य यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये राजस्थान के लोकगीतों से प्रश्न है, और ये प्रश्न 5-6 बार एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कारण क्या है इसके अंदर? कारण है ये बिछियो, ये विडियो नहीं है, बिछियो। यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो बिछियो नामक है। बिछिया आपको पता है बिछिया कहां पर है? एक आभूषण है, और जो पैर की जो कलाई होती है, पैर की कलाई में कौन सा आभूषण पहना जाता है? बिछिया पहना जाता है। तो इसलिए सारे लोग क्या कर देते हैं? इसको आभूषण मानकर इस आभूषण पर टिक कर देते हैं, जो कि इसका कतई आंसर नहीं माना जाता है। याद रखना पटेलिया, बिछिया एवं लालर,
पटेलिया बिछे एवं लालर ये क्या कहलाते हैं, राजस्थान के यह लोकगीत कहलाते हैं। ये क्या होता है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मेवाड़ के अंदर आदिवासी भीलों के द्वारा यह क्या है, गीत गाया जाता है। तो इसलिए पटेलिया बिछे एवं लालर में फिर से आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पटेलिया बिछे एवं लालर क्या कहलाते हैं, राजस्थान के लोकगीत कहलाते हैं, जो आदिवासी लोगों के द्वारा गाया जाता है। और मेवाड़ क्षेत्र के ये क्या प्रसिद्ध गीत हो जाएगा, पटेलिया बिछे एवं लालर। नेक्स्ट देखिए, ये राजस्थान का जो लोक संत नाम का टॉपिक है कल्चर में, यहां से प्रश्न है, नारी संत दयाबाई, नारी संत दयाबाई का संबंध है, नारी संत दयाबाई का संबंध किससे हो जाएगा, नारी संत दयाबाई का संबंध हो जाएगा संत चरणदास जी से। संत चरणदास जी, अब चरणदास जी की सारी रामलीला सुनिए। संत चरणदास जी है, इनका संबंध तो किससे, अलवर जिले से। और संत चरणदास जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत है जिनका जन्म तो हुआ था राजस्थान में, लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है या फिर इनका जो कोचिंग सेंटर है वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। तो याद रखना, राजस्थान का एकमात्र कौन सा चरणदास जी है जिनका जन्म तो हुआ था डेहरा गांव अलवर के अंदर, लेकिन इनको प्रधान पीठ कहां पर हो जाएगी, दिल्ली के अंदर हो जाएगी। अब याद रखना, आपको मेवात क्षेत्र से पूछेंगे, एक बार एग्जाम में भी प्रश्न आया था कि मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत कौन था। तो मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत हो जाएगा लालगिरी जी, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, लालदासी संप्रदाय चलाया था। और लालदासी संप्रदाय में क्या होता है, यह पूर्णतः निरंकारी संप्रदाय होता है। इस संप्रदाय को आपको मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है लालदासी संप्रदाय में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गांव के अंदर मुंह काला करके, गले के अंदर चप्पलों की माला पहनाकर और गधे के ऊपर उल्टा पहनाकर आपके गांव के अंदर रैली निकाली जाती है, तभी आप क्या हो सकते हो, लालदासी संप्रदाय अपना सकते हो। इसलिए मध्यकालीन मेवात का जो प्रसिद्ध संत है वो तो किसे बोला जाता है, लालगिरी महाराज को बोला जाता है। और जो आधुनिक मेवात है इसका जो प्रसिद्ध संत है वो किसे बोला जाता है, चरणदास जी को। चरणदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, चरणदासी संप्रदाय चलाया था, जिसके अंदर कुल नियम कितने होते हैं, 42 नियम। जिस प्रकार से बिश्नोई संप्रदाय में कितने होते हैं, 29 नियम होते हैं। जसनाती संप्रदाय के अंदर 36 नियम होते हैं, उसी प्रकार जो चरणदासी संप्रदाय है ये क्या करते हैं, इनके 42 नियम है। चरणदासी संप्रदाय कहते हैं आप हमारे 42 नियम पढ़ लीजिए, आप क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर बन जाओगे। तो चरणदासी संप्रदाय की शिष्या कौन थी, चरणदास जी की दयाबाई थी। एक इनकी शिष्या का नाम था सहजोबाई, सहजोबाई को बोला जाता है मत्स्य की मीरा, मत्स्य की मीरा बोला जाता है सहजोबाई की। और एक कौन सी है, दयाबाई, ये भी इनकी शिष्या थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान कल्चर से, जो राजस्थान की स्थापत्य कला में किले नाम का टॉपिक है वहां से। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है, याद रखना दो शब्द आता है, एक शब्द आता है सवर्णगिरी, एक आता है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जब भी आपसे पूछे आधा सह वाला तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, जैसलमेर जिले से हो जाएगा। लेकिन जब भी आपसे सुवर्णगिरी पूछे तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, जो जालोर का किला है, इस जालोर के किले को क्या बोला जाता है, सुवर्णगिरी बोला जाता है। तो याद रखना सुवर्णगिरी ये, और सवर्णगिरी पूछे तो जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यानी कि 4 लोक देवता दे रखे और 4 इनके क्या दे रखे, मुख्य स्थान दे रखे, यानी कि पूजा स्थल है। तो इनका संबंध कौन सा नहीं है, याद रखना। फिर से मैं आपको बार बार बता रहा हूं, नहीं शब्द आप एग्जाम में जरूर पढ़ना। आप जल्दबाजी के अंदर प्रश्न पढ़ लेते हो और कई बार नहीं पढ़ते, इस कारण क्या हो जाता है, सारा पेपर नहीं हो जाता है। तो लोक देवता है और एक स्थान क्या मुख्य स्थान है, गोगा जी। गोगा जी का मुख्य स्थान कौन सा, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, जहां पर इनकी क्या गिरी थी, धड़ गिरी थी, धड़ गिरी थी। याद रखना गोगा जी का जो शीश है, शीश को क्या बोला जाता है, शीश मेड़ी। शीश तो इनका कटकर कहां पर गिर गया था, ददरेवा चूरू के अंदर, लेकिन जो इनकी धड़ है वो लड़ते हुए कहां पर आई थी, इसे गोगामेड़ी हनुमानगढ़ पर आई थी और यहीं पर ये गिरती है, इसलिए गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका क्या मुख्य पूजा स्थल है। तेजाजी का जो मुख्य स्थान है, जो धार्मिक दृष्टि से मेला कहां पर लगता है, खरनाल नागौर में। लेकिन पशु दृष्टि जो इनका पशु मेला है वो कहां पर लगता है, परबतसर नागौर के अंदर। जो मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी का मेला तलवाड़ा में नहीं लगता है, इनका मेला कहां पर लगता है, तिलवाड़ा में, इसलिए सुमिलित कौन सा नहीं हो जाएगा, मल्लीनाथ जी का। और पाबू जी का जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है, कोल्लू है। पाबू जी का मंदिर क्या कहलाता है, मंड कहलाता है, इसलिए कोल्लू वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, कोल्लूमंड नाम से जाना जाता है। अब एक शब्द आप याद रखना, तलवाड़ा नाम से, ये मिस प्रिंट नहीं है, तलवाड़ा एक्चुअल में है। तलवाड़ा स्थान नाम से 3 चीजें प्रसिद्ध है। एक तो तलवाड़ा झील है, ये कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। एक तलवाड़ा स्थान है, ये कहां पर हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। एक तिलवाड़ा नामक स्थान है, तिलवाड़ा कहां पर हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर हो जाएगा, जहां पर मल्लीनाथ जी का क्या लगता है, मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है। तो इसलिए कौन सा सुमिलित नहीं हो जाएगा, मल्लीनाथ जी वाला, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब देखिए आपका जो लास्ट प्रश्न आज के जो पेपर का, राजस्थान के अंदर जो लोकदेवी नाम के टॉपिक या फिर मेले, वहां से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो ऐसा कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित। अब एक चीज याद रखना, राजस्थान में जितने भी देवता हैं इनका मेला या तो भाद्रपद महीने में, लगभग भादवी के महीने में लगता है। लेकिन जितनी भी देवी हैं, इन देवियों का लगभग मोस्टली क्या होता है, नवरात्रा के अंदर मेला लगता है। और नवरात्रा साल में कितनी बार आते हैं, 2 बार। एक तो होते हैं सर्दी नवरात्रा, एक और कौन से होते हैं, जो बसंत ऋतु के अंदर जो नवरात्रा आते हैं, चैत्र महीने के अंदर, वो क्या होते हैं, वो नवरात्रा। तो इसलिए राजस्थान में देवियों का मेला कितनी बार आता है, लगभग 2 बार आता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, तो कुछ ऐसी 1-2 देवियां जिनका मेला है वो किस में नहीं आता है, नवरात्रा में नहीं आता। तो याद रखना, एक तो शीतला माता
शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। और एक कौन सी? केला देवी। केला देवी का मेला भी कब लगता है? केला देवी का मेला भी चैत्र महीने के अंदर लगता है। तो केला देवी और शीतला माता इनका मेला नवरात्रा में लगता है। और बाणगंगा मेला ये भी नहीं हो जाएगा। तो याद रखना करणी माता का मेला, करणी माता देशनोक बीकानेर में इनका प्रमुख मंदिर है। बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश था इसकी ये क्या कहलाती है? आराध्य देवी कहलाती है। चारण जाति की ये कुल देवी कहलाती है। और करणी माता का जो मेला है वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 2 बार आयोजित होता है। चूहों वाली देवी के रूप में भी इसे पूजा जाता है। और सफेद चूहा को क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। तो इसी प्रकार से हमने एक एक करके सारे प्रश्नों का डिटेल से बात कर ली है। मैं उम्मीद आशा करता हूं सभी को ये प्रश्न और जो आज की क्लास है ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ में बने रहिएगा। भूचाल टेस्ट सीरीज है, इसका नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है उसका भी वीडियो सोल्यूशन जल्दी लेकर आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।